गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीआरई 3 में पूछे गए विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कक्षा 6 to 8 का है। और ये प्रश्न 1 to 5 के लिए बीपीएससी टीआरई 4 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को, और बताऊंगा अंत में कि ये प्रश्न सारा लिया कहाँ से गया है। चलिए, पहला प्रश्न है, किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक बल कौन सा है? तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। और गुरुत्वाकर्षण बल का व्यंजक क्या होता है? F = G m1 m2 अपॉन r²। ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल का व्यंजक यानी फॉर्मूला, जहाँ m द्रव्यमान होता है और r दूरी होता है। तो 9th-10th में आया था टीजीटी में कि अगर दूरी को हम लोग दोगुना कर देंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा? तो 1/4 हो जाएगा। ध्यान रखिए, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो 1/4 हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। बल का मात्रक तो आप सभी को पता है, न्यूटन। 112 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो जो इथीन होगा ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। मीथेन और एथेन ये दोनों संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। मैं डिटेल से जब साइंस कराऊंगा आपको तो सारी चीज़ें बताऊंगा, कैसे आप कक्षा निकालते हैं, उपकक्षा निकालते हैं, कैसे वैलेंसी निकालते हैं, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे हो जाएगा एथीन। ये महामैराथन है, आप देखिए। और साथ ही साथ इसके बाद जब मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, एक भी प्रश्न आपका 40 में, गणित में 40 में 40 और साइंस में 40 में 40, गणित और विज्ञान वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी जनरल पेपर कैसे पढ़ना है आप खूब अच्छा से समझते हैं। चलिए, कोशिका के चारों ओर की झिल्ली कहलाती है। तो कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। यहाँ दिया है कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति तो केवल प्लांट में पाए जाते हैं। प्लाज्मा झिल्ली, तो कोशिका की चारों ओर की झिल्ली को हम लोग प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब हाँ एक चीज़ बता दूं, मृत कोशिका की खोज 1665 में हुआ था, और ये किया था किसने? तो रॉबर्ट हुक ने। और जीवित कोशिका का खोज लिवेन हॉक, क्या याद रखिएगा, लिवेन हॉक ने किया था। सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। कोशिका का ऊर्जागृह माइटोकॉन्ड्रिया। और ये चीज़ें आप याद रखिएगा, बाकी चीज़ें बाद में जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। इसी आधार पे मैं प्रश्नों को सेट करूंगा, और ये सारे के सारे प्रश्न 9th-10th के SCERT किताब होता है, SCERT किताब, उससे लिया गया, और ज़्यादातर क्लास 10th से प्रश्न उठाया गया है। मनुष्यों में लक्षणों की वंशगति के अध्ययन को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आपका वंशगति। क्या कहा जाता है? वंशगति। चलिए 115 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 115 नंबर तो बहुत आसान प्रश्न है। एक कार 4 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इसकी औसत गति क्या होगी? औसत गति मतलब कुल चाल दिया है और दूरी दिया है, तो दूरी बटा क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, तो 4×5 = 20, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि अगर दूरी किलोमीटर में और समय घंटा में दिया हो और चाल मीटर पर सेकंड में पूछा हो, तो आप
बदल लीजिएगा मीटर पर सेकंड में, तब उत्तर आएगा। समझ गए हैं मेरे बात को? चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, वीडियो आप लोगों के लिए बनाने में थोड़ा समय लगता है तो लाइक ज़रूर करें। मैं सारे चीज़ें आसानी से बताऊंगा कि कौन चीज़ कहाँ से पढ़ना है और कम समय में बेटर तैयारी कैसे करना है और अंत में तुक्का कैसे मारना है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए पाइरूवेट का विघटन होता है, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये श्वसन क्रिया की दर को बता रहा, श्वसन क्रिया यानी ऑक्सी श्वसन कहाँ होता है आप ही बता दीजिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस परमाणु कण का द्रव्यमान नगण्य होता है? उप परमाणविक बोला है, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में किसका द्रव्यमान नगण्य होता है? तो जो इलेक्ट्रॉन होता है इसका द्रव्यमान नगण्य होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो एक चीज़ जान लीजिए, ध्वनि की गति इस क्रम में ठोस में अधिकतम होती है, ठोस, तब द्रव और तब गैस, और ध्वनि के माध्यम से समुद्र की गहराई में डूबी हुई वस्तु को पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग, सोनार एक यंत्र है, इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ मैं बता दूं, ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 मीटर पर सेकेंड होता है और तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। 1 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल बढ़ती है 0.61 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस पे एक प्रश्न आया हुआ था टीजीटी में क्लास 9-10 में कि 35 डिग्री सेल्सियस तक जाने पर ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाएगी, और ये दिया था 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये सारे प्रश्न देखिए घुमा घुमा करके एक दूसरे 1 to 5 में, 6 to 8 में, 9-10 में पूछ लिया जाता है। तो एग्जामिनर प्रश्न उतना बनाएगा कहाँ से? हाँ, कुछ नया प्रश्न भी होता है, मैंने वर्ड घुमा देता है। अब देखिए यहीं पे ध्वनि की चाल पूछा है सर्वाधिक किसमें होती है, तो मैंने कहा ठोस, तब द्रव, तब गैस। ठोस तो कहीं है नहीं, तो पानी है द्रव, वायु है गैस और इस्पात है ठोस। यही चीज़ तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस्पात ठोस है, पानी द्रव है और वायु गैस है, तो ठोस में सर्वाधिक होती है। देखिए इसी प्रश्न का यहाँ इंग्लिश में दिया हुआ था, इंग्लिश में भी जल्दी जल्दी आप देख सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट का कहना था कि सर इंग्लिश में भी करा दीजिए, तो इंग्लिश में भी यहाँ प्रश्न आप देख सकते हैं। द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन एन ऑब्जेक्ट एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स। अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर इन 4 hours. What is the average speed? 50 kilometer per hour. Which of the following is an unsaturated hydrocarbon? Ethene. The breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy takes place in mitochondria. आप इंग्लिश में भी यहाँ प्रश्नों को देख सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे हिंदी में उत्तर लगाया। चलिए अब अगले लिस्ट में देखिए, ये इंग्लिश में प्रश्न है, आप देख सकते हैं इंग्लिश में प्रश्न को, और तब हम लोग इंग्लिश हिंदी में करेंगे यहाँ पे। चलिए प्रश्न देखते हैं, ये लगातार करा ही देते हैं। खाद्य पदार्थों के डिब्बे टीन से लेपित होते हैं, जिंक से नहीं, क्यों? तो यहाँ जिंक का गलनांक टीन से अधिक होता है। आगे है, जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, बी ऑप्शन हो जाएगा। जो जिंक होता है वो टीन से ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है, इसलिए खाद्य पदार्थों का डिब्बा टीन का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न 122 देख लीजिए। ब्यूटेनॉन कार्यात्मक समूह वाला 4 कार्बनिक यौगिक है, तो 4 कार्बनिक ब्यूटेन नॉन कह रहा है, तो ये कीटोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कीटोन हो जाएगा।
चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा। अभी अभी मैंने बताया था F इक्वल टू जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर। तो जब ये दो गुना हम करेंगे 2r² 2r दूरी को इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो जैसे का तैसे रहेगा और ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी 1/4 हो जाएगा। तो यह चौगुना हो जाएगा नहीं, यह आधा हो जाएगा नहीं, यह 1/4 हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दूरी को दूना किया गया है ना, अगर दूरी को तिगुना कर दिया जाए तो 1/9 गुनी हो जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। और जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जिसका मान कभी नहीं बदलता है। अगला प्रश्न है पौधे में विभज्योतक उत्तक का क्या कार्य है। तो ये पौधे के विकास में सहायक होता है। याद रखिएगा पौधे में विभज्योतक उत्तक का क्या कार्य है, तो ये पौधे के विकास में सहायता प्रदान करता है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अनुकूल प्रथाएं हैं। तो अनावश्यक लाइटें और पंखे बंद कर दें, सही है। आपकी माँ द्वारा आपके स्कूटर पर आपको स्कूल छोड़ने के बजाय पैदल जाना चाहिए, पैदल जाना ये भी सही है। खरीदारी करते समय सामान रखने के लिए कपड़े के थैले का ये भी सही है। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए ये प्रश्न देखते हैं, क्लास 9th से लिया गया है। एक कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है, जो कार का वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो सबसे पहले इसे मीटर पर सेकंड में बदलिए, क्योंकि गतिज ऊर्जा पूछा है। क्या पूछा है, कार का द्रव्यमान दिया है ½ mv² होता है और यहाँ वेग में परिवर्तन है। तो इसको हम 30 को 5/18 से गुना करेंगे, 5/18 से, तो 6 से 5 और 6 3 18, 25/3 आ जाएगा, 25/3 मीटर पर सेकेंड। 60 को करेंगे तो इसके डबल है ये, तो 50/3 आ जाएगा। यानी आपका जो ऊर्जा हो जाएगा, कार्य करना होगा, कार्य पूछा है W इक्वल टू, ये हो जाएगा द्रव्यमान का आधा और वेग में परिवर्तन। यहाँ वेग में परिवर्तन देखने को आपको मिल रहा है, तो 50/3 घटाओ 25/3। ध्यान रहेगा आप लोगों को, mv² होता है ना संवेग, तो यहाँ इन दोनों का वर्ग हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, वर्ग होना चाहिए। देख लेते हैं, तो ये 1500/2 और यहाँ क्या हो जाएगा लघुत्तम 3, तो 50 में से 25 गया 25, ये कट जाएगा 1500, 3 से 3 बचे 15, 500 और ये हो जाएगा 250। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये कटा 250, 25 गुने 25 15,625, क्या हो जाएगा 15,625 वर्ग यहाँ शायद होता है। 25 का स्क्वायर 625 है गुना 25, हाँ ये वर्ग होता है। और यहाँ 9 3 कॉमन ले लेंगे अगर, देखिए मोमेंटम क्या होता है mv²। इस प्रश्न को होल्ड कर दीजिए, इसका आंसर आएगा 15,625 और एक 0, यह स्क्वायर होता है और यह कुछ, चलिए ये 3 से काटिएगा नहीं, ठीक है, ये 3 से जो आपने काटा इसे नहीं काटिएगा। 1500/2 ये हो जाएगा स्क्वायर इसका
और तब कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा ए, नहीं तो आगे मैं बता दूंगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंग्लिश वाला लैंग्वेज आप देख लीजिएगा। लाइकेन किस वायु प्रदूषक के प्रति संवेदनशील होते हैं? तो ये होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति। किसके प्रति? सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? देखिए खाद्य श्रृंखला एक प्रश्न रहेगा ही रहेगा बीपीएससी टीआरई 4 में। 1 में भी देखने को मिला, 2 में भी देखने को मिला, 3 में भी देखने को मिल ही रहा है। तो ये देखिए केवल घास हिरन बाघ बदल दिया है। अब घास को बकरी तो खाएगी, ठीक है, बकरी को इंसान खा जाएगा। आगे देखते हैं, बकरी को गाय खाएगी? नहीं खाएगी। घास को गेहूं खाएगा? नहीं खाएगा। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, खाद्य श्रृंखला को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? खाद्य श्रृंखला को दर्शा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंडल में मौसम की घटनाएं होती हैं? तो ये पहले ही मंडल क्षोभ मंडल में मौसम की सारी घटनाएं होती हैं। और समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है और उसी में वायुयान गति करता है। आयन मंडल में रेडियो संचार लगा होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। एक सीधे विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कैसी होंगी? तो ये कैसी होंगी? सकेंद्रीय वृत्त होंगी। कैसी होंगी? सकेंद्रीय वृत्त होंगी। दो न्यूरॉन्सों के बीच के अंतराल को कहा जाता है? तो इसे डेंड्राइट कहा जाता है। दो न्यूरॉन्सों के बीच के अंतराल को कहा जाता है अंतर्ग्रथन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या होता है जब लोहे के भार में तनु लोहे के ये क्या है प्रश्न? क्या होता है जब लोहे के भराव में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है? ऑप्शन देखिए, क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड गलत हो जाएगा, कोई प्रतिक्रिया नहीं। अरे ये अम्ल धातु से कैसे प्रतिक्रिया नहीं करेगा? तो यह गलत हो गया। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। देखिए Fe+HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, तो ये बन जाएगा आयरन क्लोराइड FeCl। और कौन सा गैस निष्कासित होगा? हाइड्रोजन गैस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होगा। धातु अधातु के रिएक्शन से प्रश्न पूछा हुआ है, इंग्लिश में देख लीजिएगा यहाँ आप सब प्रश्नों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मैं बोला था ना कि बारी बारी से मैं सभी क्लास का मैराथन करा दूंगा और इसी आधार पे मैं नया प्रश्न आपको सेट करके कराऊंगा। वहाँ से प्रश्न कीजिएगा, उसके बाद जैसे भी बीपीएससी टीआरई 4 आता है मारिए बाजी और अपने सपनों को पूरा कीजिए। अपना सपना मनी मनी। देखिए मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ कि यही प्रश्न 1 to 5 में रिपीट करता है, 9th 10th में पूछ लिया जाता है घुमा घुमा कर भाषा को, क्योंकि मैं खुद बीपीएससी टीआरई 1 में सेलेक्टेड हूँ और मैं कोई तैयारी नहीं किया था, ना ही किसी बुक से तैयारी किया। एससीईआरटी का जो किताब होता है ना 9th 10th का, वो भी पढ़ा है मैंने और कुछ प्राइवेट किताबें भी पढ़ा है। ट्यूशन पढ़ाता था, प्राइवेट स्कूल में था, सीबीएसई बोर्ड में। तो वहाँ पढ़ाने के वजह से मेरा रिजल्ट हुआ, ना कि पढ़ने के वजह से। तो अनुभव हो गया कि कौन सा चीज़ कहाँ से पूछा जाता है। प्रूफ भी मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। मनुष्य में गुर्दे किसके तंत्र का हिस्सा है? तो ये मल त्याग का हिस्सा है। गुर्दा मतलब लीवर का बात कर रहा है, तो ये मल त्याग का हिस्सा है। वह घटना जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। वीवीआई कर लीजिए, वीवीआई कीजिए इसको।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। विद्युत शक्ति की बात यहाँ की जा रही है। P इज इक्वल टू VI भी होता है तो आंसर नहीं होगा। I स्क्वायर R भी होता है, I स्क्वायर R तो यह नहीं होगा। और IR स्क्वायर प्रतिरोध का वर्ग, ये क्लास 10th का प्रश्न है, इलेक्ट्रिसिटी से लिया हुआ है, तो ये प्रतिनिधित्व शक्ति का नहीं करता है। ये प्रतिनिधित्व शक्ति का बिल्कुल नहीं करता है। देखिए, शक्ति बराबर हो जाता है कार्य बटा समय, और कार्य बराबर I स्क्वायर RT यह होता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न हम लोग। एक स्थिर स्थिति से शुरू करते हुए राहुल 30 सेकेंड में 6 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त करने के लिए अपनी साइकिल चलाता है। फिर वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि वेग तेज हो जाए। अगले 5 सेकेंड में साइकिल की गति घटकर 4 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। दोनों स्थितियों में साइकिल का त्वरण बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, और यह एक सदिश राशि है, और इसका SI मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। देखिए सब में दिया है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए हम लोग सवाल बनाते हैं। स्थिर स्थिति से यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया और फाइनल वेलोसिटी 6 हो गया। समय कितना है 30। तो त्वरण पहले केस में आ जाएगा V माइनस U बाई T। ये देखिए कितना बड़ा लंबा लाइन खींचा गया, V माइनस U बटा T। 6 में से 0 गया क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 6 है और ये 0 है। अब बटा 30, तो 6 बटा 30 यानी 6 × 35 1/5, 0.2। किसी केस में नहीं है, पहला केस में है, लेकिन अगला भी चेक करेंगे क्योंकि ये BPSC है, हो सके कोई ऑप्शन ही मैच ना करे। चलिए अब देखिए दूसरे केस में, पहला केस तो हम लोग निकाल लिए, कितना आया, पहला केस हम लोग निकाले तो आ गया हम लोगों का 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि पहले ऑप्शन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अगला केस फिर कहा है कि जब ब्रेक लगाता है तो क्या होगा, वेग घटेगा। तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 6 और फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 4। त्वरण हो जाएगा 4 - 6 बटा समय कितना लगा 5। तो देखिए यहाँ पे 4 में से 6 गया 2/5, कितना हो जाएगा 0.4। ये दिया है ना माइनस का, यहाँ माइनस लगाया है ना, क्यों माइनस लगाया है, डिक्लेरिएशन हो रहा है। जब त्वरण माइनस आए तो समझिए कि मंदन हो रहा है। क्या हो रहा है, मंदन, डिक्लेरिएशन हो रहा है। तो पहले केस का त्वरण 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और दूसरे केस का त्वरण -0.4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। न्यूमेरिकल पूछे चाहे कुछ भी पूछे हम लोग बनाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस की विशेषता नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। आसानी से बहने की क्षमता, पहला ही ऑप्शन सही है। ठोस कभी आसानी से बहेगा नहीं, बहेगा क्योंकि उसका अंतरा आणविक बल बहुत मजबूत होता है। ये 9th का पदार्थ की अवस्था से प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं। सब प्रॉपर्टीज बेस प्रश्न पूछा जा रहा है आजकल एग्जामों में। आपको प्रॉपर्टीज को पढ़ना होगा, ना कि आप केवल SI यूनिट याद कर गए, सदिश याद कर गए। कई गो सदिश मिला, कई गो SI यूनिट मिला। सब प्रॉपर्टीज बेस प्रश्न आ रहा है और किताब के बीच से। आपको किताब SCERT कैसे पढ़ना है, कौन सा उसमें टॉपिक पढ़ना है और कहाँ से प्रश्न बना है,
अस्थायी उत्तकों के बारे में निम्नलिखित, तो अस्थायी उत्तक कभी विभाजन करेंगे ही नहीं, वे विभाजित करने की क्षमता खो देते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये आप इंग्लिश में प्रश्नों को देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। चलिए यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, 138 इंग्लिश में ही। हैव अ पीएच ग्रेटर देन 7, तो एसिड का ये प्रॉपर्टीज 7 से जब अधिक होगा तो क्षार हो जाएगा, आंसर नहीं होगा। टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, ब्लू को रेड में बदलेगा, बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ, लाल लिटमस को, हाँ ठीक है, यहाँ नीले को लाल में बदल रहा है। टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, यानी नीले को लाल में बदलना। आगे चलते हैं। टर्न रेड लिटमस टू पेपर टू ब्लू, तो ये तो क्षार हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ चेंज अ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस कॉल्ड। देखिए, किसी भी पदार्थ का प्रॉपर्टीज होता है कि जब आप ठोस को गर्म कीजिएगा तो पहले ये द्रव में बदलेगा और तब ये गैस में बदलेगा। ओके, लेकिन कपूर आप जलाए होंगे, फेनोप्थलीन जब जलाएंगे तो बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाता है, डायरेक्ट आ जाता है यहाँ पे। तो वही चीज़ यहाँ कर रहा है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस कॉल्ड सब्लिमेशन, यानी ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। याद रखिएगा, जैसे कपूर को आप जलाते हैं, पूजा पाठ जब आपके घर में होता होगा, चाहे जो भी हमारे इस्लाम धर्म से जुड़े हुए भाई बहन हैं, वो तो कपूर नहीं जलाते होंगे, लेकिन ज़रूर देखे होंगे कि कपूर जलता है तो वो द्रव में नहीं बदलता है, सीधे गैस में बदलता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, गजब का प्रश्न है ये प्रॉपर्टीज बेस। एफ इज इक्वल टू एम ए, आप सभी जानते हैं या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, और ये आता है न्यूटन के सेकेंड लॉ से, प्रूव भी किया जाता है 9th में। 9th और 10th से ही प्रश्न लिया जा रहा है, एक बात ध्यान दीजिएगा, चाहे वो 1 to 5 का एग्ज़ाम हो, चाहे 6 to 8 की बात करूं या 9-10th की बात करूं। 9-10 तक ही, 11-12 का भी सिलेबस मैंने देखा नहीं, क्योंकि यहीं तक। और मैं किस में बहाल हूँ आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैंने बीएड नहीं किया था, मैं दरोगा की तैयारी अभी भी करता हूँ, तो मैं NIUS से DLED कर लिया था, तो मैं 1 to 5 में सेलेक्ट हो चुका हूँ Tier 1 में ही, लेकिन अभी भी तैयारी किसी और चीज़ की जारी है। आप भी देख सकते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ तो अंदाजी पढ़ा तो नहीं रहा हूँ, कहीं से आंसर देख के आया तो नहीं हूँ। हाँ, कुछ प्रश्न जो नए प्रश्न होते हैं उनको सर्च करके देखना पड़ता है, क्योंकि 100% हम भी नहीं जानते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, तो ये कह रहा है कि न्यूटन के सेकंड लॉ से क्या मिलता है? बल का व्यंजक, और प्रथम लॉ से बल की परिभाषा। प्रथम लॉ क्या कहता है? कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो स्थिर रहेगी, या गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। यानी आप जड़त्व का नियम और गैलीलियो का नियम वहाँ वेरी कर रहा है। और दूसरा लॉ जो है आपका F इज इक्वल टू ma देता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि एक्सिलरेशन जो है, एक्सिलरेशन, तो इसे यहाँ पे त्वरण का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? द्रव्यमान बल के नीचे आ जाएगा, बल के नीचे आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द एक्सिलरेशन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके, जो एक्सिलरेशन है ये किसके प्रोपोर्शनली हो गया बताइए? यहाँ बल आ गया तो मोर देन ऑब्जेक्ट वन ऑफ द अबव, फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, इसके प्रोपोर्शनली हो जाता है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। द एंथर कंटेंस
एंथर कह रहा है ओव्यूल्स, पोलन ग्रेन्स, सीपल्स। इसका हिंदी में देखते हैं क्या पूछ रहा है। 142 नंबर हाँ ठीक है, परागकोश में शामिल है, तो ये परागकण शामिल है। क्या शामिल है? परागकण। सीपल्स, पोलन ग्रेन्स, परागकण। इसका सही हो जाएगा पोलन ग्रेन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन? इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है? जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन। ये सभी के सभी प्लांट हार्मोन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन? तो मोर देन वन ऑफ द एबव। ये सभी के सभी प्लांट हार्मोन है। देखते हैं हिंदी में यहाँ दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन भी है, ऑक्सिन भी है, जिब्रेलिन भी है। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम है बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH। बेकिंग सोडा और बुझा हुआ चूना, नींबू पानी तो होगा नहीं, लाइम वाटर। बेकिंग सोडा और बुझा हुआ चूना में हम कंफ्यूज कर रहे हैं, तो बेकिंग सोडा भी नहीं, यही बुझा हुआ चूना ही होगा। और शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन। ठीक, चलिए आगे देखते हैं प्रश्नों को। और ये अंतिम लिस्ट है, यानी 40 प्रश्नों का सीरीज में अब हम लोग अंतिम के सीरीज में पहुँचे हैं। तो आप इंग्लिश में भी यहाँ देख सकते हैं प्रश्नों को, यहाँ इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ठीक, देखिए इंग्लिश कराऊंगा तो हिंदी वाले भाइयों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि शुरू से अगर हिंदी पढ़ रहे हैं तो। लेकिन हिंदी कराता हूँ तो आप इंग्लिश वाले सभी साथी देख लीजिएगा यहाँ पर प्रश्न को, और मैं यहाँ हिंदी करा देता हूँ। प्रश्न है कोशिका की खोज सर, देखिए आ गया प्रश्न है ये, किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक 1665 में। और जीवित कोशिका की जब बात करेगा तब एंटोन वैन लीवेनहॉक पे जाइएगा। कार्य का सही मात्रक, तो इसका एक चीज़ और यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत सारे टीचर आपको बता देंगे कि ये सी मार दीजिए, लेकिन जूल लिखा नहीं है, जूल लिखा नहीं है, गलती से जॉल हो गया। इंग्लिश में देख लेते हैं 145, अगर उसमें सही है तो ठीक है, हाँ जूल सही है। यानी SI यूनिट ऑफ वर्क इज क्या हो जाएगा? जूल। तो गलती से मिस प्रिंट है यहाँ, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं जूल। जो जॉल है इसको जूल कर लीजिए, आप नहीं बदलिएगा, लेकिन आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या होता है जब प्रकाश हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करता है? यानी परावर्तन के नियम को ये पूछा है, अपवर्तन के, परावर्तन नहीं, परावर्तन का नियम तो ये हो जाएगा, एक ही माध्यम की बात करता है जिसमें हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ते हैं, और ये बात कर रहा है अपवर्तन के। किसके बारे में? अपवर्तन के बारे में। ठीक है, तो आप सभी को पता है प्रकाश की किरण सरल रेखा में गति करती हैं। तो जब प्रकाश हवा से कांच में, यानी माध्यम बदल रहा है, विरल से सघन में आ रहा है, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। किधर झुक जाएगी? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। और पुनः जब सघन से विरल में जाएगी तो ये अभिलंब से दूर भागती है। तो ये प्रकाश का अपवर्तन का प्रॉपर्टीज है। तो मैंने अभी क्या बताया, नॉर्मल को हम लोग कहते हैं सामान्य। तो सामान्य से दूर नहीं, दूर नहीं, दूर तो हवा से, कांच से जब हवा में जाएगी, पूर्ण आंतरिक नहीं। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है, ये ध्यान दीजिएगा। यह सामान्य की ओर झुक जाती है, सामान्य मतलब नॉर्मल, जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया कि मान लीजिए ये कांच हो गया और प्रकाश की किरण तो सीधी निकलनी चाहिए, नॉर्मल डाला मैंने सामान्य, तो इधर ये झुक जाएगी। जाना था सीधा
लेकिन ये नॉर्मल की ओर बैंड हो जाएगी। तो सी आंसर हो जाएगा। कार्य का सही मात्रक देख लिए, लेकिन एक बात जान लीजिए, वर्क इज इक्वल टू होता है एफ एस। किसी चीज़ पर अगर आप एफ एस कॉस थीटा, किसी चीज़ पर आप अगर बल लगा रहे हैं वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, तो समझिए कि फिजिक्स कहता है कि आपका कार्य जीरो हो जाएगा। और अधिकतम कार्य कितने डिग्री पर होगा? 0 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री। तो कॉस जीरो का मान क्या होता है आप बताइए? 1 होता है ना। कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो अधिकतम कार्य होता है कॉस 0 डिग्री पे, कॉस 0 डिग्री पे, और न्यूनतम होता है कॉस 180 डिग्री पे। -1 हो जाएगा और 90 पे तो 0 हो जाएगा। देखिए, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से विधि है। तो इसका सही विधि जिंक की परत ही हुई। देखिए, केवल लोहे को नहीं कह रहा है, लोहे के फ्राइंग पैन की बात किया है, तो यहाँ जिंक की परत हो जाएगा। इसको स्टार मार्क आप लोग कर लीजिए। इस प्रश्न को आयोग ने क्या उत्तर दिया था मैंने नहीं देखा था। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक नहीं है यानी रासायनिक है। कोई भी चीज़ अगर जलता है तो रासायनिक परिवर्तन होता है। कोयले का जलना भौतिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि कोयला अगर जल जाएगा तो पुनः कोयला नहीं बन पाएगा। पानी में नमक घोलना भौतिक परिवर्तन है, बर्फ़ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, ओरिजिनल फॉर्म में ये आ सकता है। और आज का आखिरी प्रश्न, उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और इसके बाद मैं पूरा इसी का महामैराथन क्लास 6 to 8 का ये बीपीसी टीआरई 3 री एग्ज़ाम का प्रश्न पत्र है, टीआरई 2 टीआरई 1 का करा दूंगा, साइंस मैथ भी करा रहा हूँ अलग से। तो इसका पूरा मैराथन 40 प्रश्न मैथ का मैं आपको करा दूंगा, वो भी एकदम आसान तरीके से सिखाऊंगा, एकदम कॉन्सेप्ट भी और ट्रिक भी। मान लीजिए एग्ज़ाम में आप बैठे हैं, ट्रिक नहीं याद आ रहा है, तब क्या कीजिएगा? फॉर्मूले नहीं याद है बेलन के आयतन का, कौन सा ट्रिक लगाइएगा? कैलकुलेशन करना पड़ता है। सभी चीज़ें ट्रिक से या तुक्का से ना जाइए। अगर मेरिट में आना है तो आपको मेहनत करना होगा। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर जनित रोग नहीं है? तो आपका जो यक्ष्मा है, इसको इंग्लिश में देखते हैं, शायद टीबी कहा जाता है, 147। मलेरिया, डेंगू, ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है, मैं टीबी बोल, ट्यूबरक्लोसिस, ये जो है वेक्टर जनित रोग नहीं है। नहीं तो डेंगू और मलेरिया ये मादा एडीज के काटने से होता है और ये मादा एनाफिलीज के काटने से होता है। तो ये रहा पूरे 40 प्रश्नों का सीरीज। आप कट ऑफ देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई का कितना गया है। आपको अगर 6 to 8 की तैयारी करना है तो 40 मैथ में 40 बनाना होगा, और ये साइंस वाले प्रश्न में 40 में कम से कम आपको 30 पार करना होगा, और जनरल पेपर में ये तो 80 हो गया। ठीक, तो यहाँ से 40 और यहाँ से 30, 40 और 30 कितना हो जाएगा? 70। और जनरल पेपर जो आपका होगा, यानी 40 40 80 हो गया, और 30 120, बाकी 30 छोड़ दीजिए। 30 में आपको 20 लाना होगा, तब जा कर के 70 और 20 90 पहुँचिएगा। और मारामारी बहुत है, अब संख्या बढ़ गया है, बहुत सारे लोग बीएड वेड कर लिए हैं और तैयारी जारी रखें। मैं खुद पटना रहता हूं तो देखता हूं बच्चे कितना ज़्यादा पढ़ते हैं। और आप लोग देहात में एरिया में हैं तो ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते हैं, पढ़िए, लेकिन कौन सा चीज़ पढ़िए, क्या पढ़िए, इधर उधर नहीं भटकिए। क्लास 9th का SCERT जो बिहार पब्लिकेशन का बुक आता है ना, अगर इंग्लिश वाले मीडियम में है तो वो NCERT ले लें और SCERT दोनों ले लें। और अगर आप लोग भी हैं तो NCERT का हिंदी मीडियम में किताब ले लें और SCERT का भी ले लें। कम खर्च, ज़्यादा फायदा, और बीच में किताब से पढ़िए, आपका वहीं से प्रश्न पूछा जाता है प्रॉपर्टीज बेस। और साथ ही साथ यूट्यूब की सहारा लीजिए। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना चैनल
स्टडी विथ राहुल 247।